हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह का खान का सलाम कबूल कीजिए। आज हमारे साथ तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास भी मौजूद होंगे और मौज़ूए बहस है कि 2 साल जो PTI हुकूमत की कारकर्दगी रही वो उसको कैसे जांचा जाए। बड़े चैलेंजेस थे जब ये आए, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज मईशत था, उसके बाद खारजा उमूर थे, रूल ऑफ लॉ की बात हुई, रिफॉर्म्स की बात हुई। ये हुकूमत जब आई तो इमरान खान साहब ने की और उस वक्त उनका क्लेम था कि उनके पास हर चीज़ का हल मौजूद है, मगर 1 साल के अंदर ही पता लग गया कि शायद जो हल उनके पास मौजूद है वो अभी काबिल अमल नहीं है। लिहाजा फायर फाइटिंग शुरू हो गई, मईशत पे फायर फाइटिंग हुई, खारजा अमूर पर हुई और उसके अलावा जो दीगर मामलात हैं उस पर भी हुई। उस पर ही हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मेहमान से ही पूछ लेते हैं कि कैसे देखते हैं मज़हर अब्बास 2 साल आप तब्दीली के। शुक्रिया आप तीनों का। देखिए, ये 2 साल ज़रा हटकर हैं। अगर हम माजी की 2 हुकूमतों का जायज़ा लें, एक तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को ले लें, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को ले लें, उन पर बेइंतहा इल्ज़ामात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। करप्शन के बड़े संगीन एक दूसरे पर इल्ज़ामात, उन दोनों ने ही एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए हैं। तो इमरान खान के लिए बड़ी अच्छी फील्ड थी जब उन्होंने 2008 में सही मानों में अपनी इनिंग का आगाज़ किया। उससे पहले तो ज़ाहिर एक तवील अरसा उनका रहा है, लेकिन उन्हें बड़ा अच्छा मौका मिला कि वो एज एन अपोजिशन लीडर अपने आप को उभार कर लाएं। और ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का जो एक तरीके से होली अलायंस था, उसमें ज़ाहिर है जजेस के मामले पे इख्तलाफात ज़रूर हुए 1 साल तक, लेकिन उसके बाद लगा यही कि दोनों एक दूसरे को अंडर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी टाइम देने को तैयार हैं और वो टाइम आज तक मिल रहा है। 2018 का इलेक्शन भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली मरतबा हमें एक पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर नज़र आता है, एक सिविलियन गवर्नमेंट से दूसरी सिविलियन गवर्नमेंट और दूसरी सिविलियन गवर्नमेंट से तीसरी सिविलियन गवर्नमेंट। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहले हमें नहीं नज़र आता था, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। फिर इमरान खान इस लिहाज से मैं समझता हूँ बहुत खुशकिस्मत रहे कि जो संगीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें थीं और दहशतगर्दी पे पाकिस्तान पूरी लपेट में था, सवात से लेके शमाली वज़ीरिस्तान और शमाली वज़ीरिस्तान से लेके कराची, इमरान खान जब वज़ीर आज़म बने तो ये सारे इलाके क्लियर्ड हो गए थे। अब उसका वो क्रेडिट ज़ाहिर है मेन क्रेडिट फ़ौज को जाता है, बिल्कुल जाता है, लेकिन क्या सियासी हुकूमतों को वो नज़रअंदाज कर सकते हैं जिनको उनकी प्राइस पे करनी पड़ी? यानी पीपल्स पार्टी 2013 के इलेक्शन को नहीं लड़ पा रही थी इसलिए कि उसको नज़र आया उसके लीडर्स मारे गए, वो कैंपेन नहीं कर सकते। अवामी नेशनल पार्टी नहीं कर पा रही थी। तो ये सूरत हाल इमरान खान जब वज़ीर आज़म बने तो उन्हें टेरर फ्री पाकिस्तान मिला। इस लिहाज से इमरान खान खुशकिस्मत थे। तो लिहाजा अब उनके पास बिल्कुल ओपन फील्ड थी अपनी रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने की, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से लोगों की उम्मीदें बांधी वो उन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, वो रिफॉर्म्स ला ही नहीं पाए। 2 मेजर रिफॉर्म, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स और पुलिस रिफॉर्म्स। कोई जस्टिफिकेशन पुलिस रिफॉर्म्स की आप तीनों जानते हैं कि मेरा ख्याल है रेडीमेड उनके पास पुलिस ऑर्डर 2002 था जो आज भी पंजाब में अमली तौर पे लागू है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ है कि उसको साइड में कर दिया गया है। नासिर दुर्रानी साहब आए थे, उन्होंने उसको बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा की तरह नाफिज करने की कोशिश की, लेकिन फिर इमरान खान पे उनके इत्तेहादियों का दबाव आया, उनके साथियों का दबाव आया कि जी जो KP पुलिस है उसमें और पंजाब पुलिस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ से वो पीछे हट गए। अब हम देख रहे हैं कि जिस मॉडल की वो अभी थोड़ी देर पहले तारीफ़ कर रहे थे कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसकी वो सबसे ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और वो कहते हैं कि तीनों गवर्नमेंट से ज़्यादा है, वहाँ 3 IGs तब्दील हुए हैं, 3 चीफ सेक्रेटरीज तब्दील हुए। किसी सेक्रेटरी को पता नहीं होता कि अगर वो सुबह जाएगा तो उसके ट्रांसफ़र ऑर्डर रखे होंगे या नहीं रखे होंगे। ये आपके सबसे बड़ी प्रोविंस की गवर्नेंस की मिसालें आपके सामने हैं। लेकिन इमरान खान ने एक बड़ा जो उनका एक अंदाज़ है, उस अंदाज़ में और एक बयानिया है करप्शन के ख़िलाफ़ और पीपल्स पार्टी और नून लीग को जो टारगेट करने का उनका अंदाज़ है,
मेरा ख्याल है ऑपोजिशन उस बयानिए के दबाव में रही, और इसी वजह से हमें नज़र आया कि ऑपोजिशन का अपना एक बैगेज था जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो मुसलसल आज भी आसिफ जरदारी नवाज़ शरीफ को 2015 के डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी पर माफ़ करने को तैयार नहीं हैं। आज भी अगर नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून के लोगों से बात करें तो वो कहते हैं कि जी बिलावल भुट्टो से हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी माइनस जरदारी आए तो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद हो सकता है, वरना हमें सियासी तौर पे पंजाब में नुकसान होगा। तो इमरान खान को कोई अपोजिशन नहीं मिली। इमरान खान साहब को जो अपोजिशन मिली वो खुद पीटीआई के अंदर से मिली या उनके इत्तेहादियों से मिली। तो मेरा ख्याल है उस 2 साल का अगर हम पीरियड देखें, इसमें आप ये ज़ाहिर है 6 महीने आप कोविड के निकाल दें, ज़ाहिर है उसमें वो एक ऐसा क्राइसिस है जिससे कोई भी गवर्नमेंट होती तो उसको यही सूरत हाल का सामना करना पड़ता, लेकिन उन्होंने बुनियाद रिफॉर्म्स की नहीं रखी। मेरा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इमरान खान पे यही है कि वो डायरेक्शन नहीं सेट कर सके। वेलकम बैक। बात हो रही है इमरान खान की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पे। आपने वक्फे से पहले मजहर अब्बास साहब को सुना। मैं टेक दूंगा, उसके बाद जाहिर है हमारे बाकी साथी भी टेक देंगे अपना कि वो क्या समझते हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो दावा था गुड गवर्नेंस का वो ही काबू में नहीं आ पाया है पिछले 2 साल में। अगर आप देखें कि पीपल्स पार्टी, उस पर आप 100 इल्ज़ामात लगा सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपने जितने भी अदवार हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन की है थ्रू पार्लियामेंट और थ्रू प्रोविंशियल असम्बलीज। मुस्लिम लीग नून की जो शनाख्त रही है वो लेजिस्लेशन इतनी अच्छी नहीं कर सके, लेकिन जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो उसकी वजह से उनका हर दौरे हुकूमत पहचाना जाता है। लेकिन पीटीआई गवर्नेंस के लिए आई थी और हमें ये था एतमाद कि जी नए लोग हैं, वलवला है, जोश है, मिडिल क्लास साथ हैं, टेक्नोक्रेट साथ हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, एक्सपर्टीज इनके साथ है, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा टैलेंट पूल इकट्ठा करने में, और उसके बाद गवर्नेंस का काम, रिफॉर्मेशन का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली हुआ ये कि आज काबीना में मुंतखब वज़रा की तादाद बिलाशुबा ज़्यादा है, लेकिन जो कलीदी काम है वो अनइलेक्टेड एडवाइज़र जो हैं वो उनके हाथ में है। जो कलीदी इदारे हैं उनमें नॉन सिविलियंस की तादाद आप रफ्ता रफ्ता देखें रोज बरोज क्रीप इन करती जा रही है, सीपैक से लेके नीचे तक, गोया सिविलियंस शायद इतनी एक्सपर्टीज नहीं रखते हों। एफबीआर को बहुत उम्मीद थी कि ये किसी ढर्रे पे ले आएंगे। एफबीआर को इन्होंने बच्चों का खेल बना दिया है। चौथा अपॉइंटमेंट हुआ है, अभी तक इनकी समझ में नहीं आ रहा कि एफबीआर का जो हाथी है उसको कैसे काबू में लाएं। अगर वो काबू में नहीं आएगा तो जाहिर है टैक्स का हाथी जो है वो काबू में नहीं आ सकता। अच्छा, मीडिया का आपने असद उमर की ज़बानी सुन लिया कि मीडिया से इन्होंने लड़ाई मोल ले ली और उसका वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि क्या खमियाजा है। दूसरे ये कि एहतसाब, इनकी सबसे बड़ा जो डार्लिंग सब्जेक्ट है वो एहतसाब है। एहतसाब करते 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 ये इतना आगे निकल गए कि अब सुप्रीम कोर्ट से लेके और नीचे तक हर केस पे एक सवालिया निशान लग गया है कि कहीं ये इंतकाम तो नहीं है, कहीं ये किसी और वजह से खिंचाई तो नहीं हो रही, कहीं ये वाकई करप्शन का मसला है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हुकूमत के सर्कल्स हैं उनमें जो करप्शन के मुकदमात हैं उनको बैक बर्नर पे रख दिया गया है और सारा का सारा फोकस अपोजिशन के हवाले से है। तो एहतसाब पे भी सवालिया निशान लग गया। मैं आज डॉन का एक सर्वे पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में कितने वादे जो पीटीआई ने 51 वादे किए उनमें से कितने मुकम्मल हुए, कितने अंडर प्रोग्रेस हैं, कितने नामुकम्मल हैं। 51 वादे जो हैं उन्होंने किए। पिछले साल भी डॉन ने कहा कि एक वादा मुकम्मल हुआ है। आज दूसरी सालगिरह पे डॉन ये कह रहा है कि एक वादा मुकम्मल हुआ है और वो है कि लूटी हुई कौमी दौलत की वाजियाबी के लिए नेशनल टास्क फोर्स का क़याम ये कंप्लीट हुआ है। बाकी 50 लाख घरों की तामीर हो, समंदर पार पाकिस्तानियों के वोटों की सहूलत हो, अक़लियतों की कौमी कमीशन का मसला हो, पुलिस रिफॉर्म्स हो, ये सब अंडर प्रोग्रेस है। इनमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन पे एक पाई खर्च नहीं होनी थी, लेकिन गवर्नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से
इन्हें फौरन 2 साल में लागू किया जा सकता था। लागू ना करने की मुझे कोई एक्सक्यूज समझ में नहीं आ रही। मसलन एक वादा था प्राइम मिनिस्टर हाउस को टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी में तब्दील करना, क्या होना था, किसने हाथ रोका था? आज तक नहीं हो सका है। वजीर आजम पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर जो है वो इंट्रोड्यूस कराएंगे, आज दूसरा साल है, अभी तक इस पे काम ही हो रहा है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन होगी और निसाब की तश्कीलें न होगी, निसाब की तश्कील न डेफिनेटली हो रही है, लेकिन मदारिस की रजिस्ट्रेशन का काम जो है किस स्टेज पे है हम नहीं जानते। सिंफी तशद्दुद की शिकायत के लिए अलहदा अदालतों का क़याम, इसमें कोई हींग फिटकड़ी नहीं लगनी थी, वो तक मुकम्मल नहीं हो पाया। जनूबी पंजाब के क़याम के लिए कंसेंसस 2 साल पहले इलेक्शन से भी पहले वादा किया गया था, आज तक नहीं हो पाया है। कराची में डिसैलिनेशन प्लांट का मसला हो, पाकिस्तानी रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी की खुद मुख्तारी का मसला हो, पैमरा की खुद मुख्तारी का मसला हो, बड़े बड़े मकरूज़ों और टैक्स चोरों के नामों की तशहीर का मसला हो, एक पैसा नहीं लगना था इन रिफॉर्म्स में, लेकिन पता नहीं आज तक ये 2 साल गुजरने के बावजूद ये रिफॉर्म्स क्यों नहीं हुई हैं। प्लस पार्लियामेंट को बैनुल-अक़वामी माहिदों की रेटिफिकेशन का इख्तियार, उसमें तो यार कोई मसला नहीं था ना, वो तो दिया जा सकता था, वो तक नहीं मिला है। तो मेरे हिसाब से काम नाम जो है बहुत हैं, बातें बहुत हैं, लेकिन जो काम जिनमें टके की इन्वेस्टमेंट भी नहीं होनी थी वो तक नहीं हो पाए। ऑपोजिशन के जो बयानात आते हैं, चाहे वो सिलेक्टेड कहें या वो कुछ भी कहें, उनसे इतना नुकसान नहीं होता। अगर किसी चीज़ से नुकसान होता, अगर कोई चीज़ें चुभती हैं, तो वो खान साहब के ही पुराने बयानात हैं। हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, मैं फिर भी ये भी कहूँगा कि कोई खसूसी शफकत यहाँ पर चल रही है। आई मीन, जिस तरह आप कोरोना वायरस की सिचुएशन देख रहे हैं, आपको कुछ अर्ली साइंस ये भी नज़र आ रहे हैं कि मईशत भी आपकी शायद रिकवर कर रही हो। तो एज दे से, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। जी मुबशर। हाँ बिल्कुल। अब मैं एक बिल्कुल डिफरेंट बात करूंगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस जमात का नाम है, और जब ये आए थे तो उन्होंने कहा आम आदमी को इंसाफ मिलेगा। और जैसे रिफॉर्म्स की बात की, उस वक्त याद है आपको ये भी हुआ था कि प्रोसिक्यूशन का निज़ाम जो है वो तब्दील होगा, प्रोसिक्यूटर्स रखे जाएंगे, केसेस होंगे। वो वसत ने कह भी दिया और मजहर ने भी कह दिया, डायरेक्शन तक अभी सेट नहीं हुई। मगर रूल ऑफ लॉ के ऊपर जो इनका स्टांस था वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि उसमें हमने कुछ भी नहीं देखा कि चाहे वो साहिवाल इंसिडेंट हो, उसके बाद क्या हुआ, चाहे वो एसपी ताहिर दावड़ का कत्ल हो, उसका क्या हुआ, इंक्वायरीज बनी, कुछ नहीं हुआ। अब हयात बलोच के केस है, मिसिंग पर्सनस का केस है। तो मेरे ख्याल में उस लेवल के ऊपर, रूल ऑफ लॉ के ऊपर, और खासी आपको पता है हमारी ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर जो हैं बहुत एक्टिव भी हैं, ट्वीट्स भी करती हैं, मगर ना कोई लेजिस्लेशन हुई, ना कोई ऐसा बयान आता है हुकूमती वज़रा या हुकूमती किसी भी लेवल पर, अगर कोई शख्स को उठा लिया जाए, किसी सहाफ़ी को उठा लिया जाए, किसी शख्स को गायब कर दिया जाए, तो बिल्कुल चुप हैं, कोई नहीं बोलता। इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा बात करते थे लोगों के राइट्स की। महंगाई, अगेन फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी, जिसका असद उमर ने भी तस्करा किया। तो मेरे ख्याल में जो तहरीक इंसाफ का बुनियादी जो मोटो था कि जो गवर्नेंस के सम्राट हैं वो नीचे तक पहुँचेंगे, वो बीच में कहीं मौल्लक हैं, अभी नीचे तक नहीं पहुंचे हैं, और ना ही ऐसा लग रहा है कि शायद नीचे तक पहुंच पाएंगे अगर इन्होंने अपने रिफॉर्म्स को ठीक नहीं किया। एक वक्फा ले लेते हैं और वक्फे के बाद थोड़ी कराची बात करेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म ने एक तवील इंटरव्यू दिया है, उसमें कराची के हवाले से बात की है, तो मज़हर अब्बास से उस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब ज़रा बात कर लेते हैं कराची की। जब पीटीआई की हुकूमत इलेक्शन लड़ रही थी तो उस वक्त ये दावे किए गए थे कि हम जब आएंगे तो कराची को सिंगापुर बना देंगे, कराची जो है ट्रेड हब हो जाएगा और कराची यकसर तब्दील हो जाएगा। मगर और इसी आस पर कराची के अवाम ने पीटीआई को वोट दिया। ज़्यादातर जो एमएनएज़ हैं वो पीटीआई के आए। मगर अब सूरत हाल ये है कि आमिर लियाकत जो हैं वो अपना शो कर रहे हैं एक टेलीविज़न स्टेशन पर। जो फिक्सेट वाले भाई हैं हमारे आलमगीर खान,
जो गटर के ढक्कन लगाया करते थे वो भी गायब हैं और ज़्यादातर इस्लामाबाद में ही पाए जाते हैं। मज़र, आज इमरान खान ने जो इंटरव्यू दिया है कामरान खान को, कामरान खान ने खासा उनको कहा कि आप कराची के लिए आपके पास कोई प्लान है, तो वो कोई मौसर जवाब नहीं दे सके और उनका ये कहना था कि वहाँ क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हमें देख के काम करना है उनके साथ, जो कि एक अच्छी बात है कि विफाक और सूबे के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन हो। मगर कराची का हल जो है, जो इनकी नज़र में इलेक्शन से पहले था, अब वो तासुर कैसे तब्दील हो गया? देखिए, मेरा ख्याल है ज़ाहिर है एज एन ऑपोजिशन पार्टी अब जब बात करते हैं और फिर एज ए प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं तो हमने सारी हुकूमतों के सारे वज़ीर आज़म को देखा है कि उनमें वो कॉन्ट्रडिक्शंस नज़र आती है। जो बात वो अपोजिशन के तौर पे करते हैं वो बात वो वज़ीर आज़म के तौर पे नहीं करते। मेरा ख्याल है काफ़ी गार्डेड जवाब दिया इमरान खान ने। या तो वो कराची के बुनियादी मसाइल से क्लूलेस हैं और अपने एडवाइज़र्स पे डिपेंड कर रहे हैं, जिसमें उनके लॉ मिनिस्टर शामिल हैं, जिसमें उनके कराची के कुछ MNAs शामिल हैं, और इस लिहाज से उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को रोका क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनको कोई ऐसा जवाब दें जिससे सिंध में एक मरतबा फिर एक बड़ा तूफ़ान सा आ जाए। फेडरल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, आपके अटॉर्नी जनरल ने ये बात वादे कर दी है कि जी हम ना गवर्नर राज की तरफ जा रहे हैं ना 149 की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कामरान खान जो उनसे सवालात कर रहे थे जिस हवाले से, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वज़ीर आज़म इतना ज़रूर कहें कि मैं कराची जा रहा हूँ, मैं कराची में बैठ के ये सबको बुला के, अगर वो ये कहते कि मैं तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के इस मसले के परमानेंट हल की तरफ जाऊँगा, तो वो बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाता। उन्होंने माजी की बातें की, माजी की बातें हम सबको पता है कि माजी में क्या होता रहा है। देखिए, कराची का बुनियादी मसला कोई हल करने को तैयार नहीं है, और कराची का बुनियादी मसला है कि कराची में एक सियासी मसला है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है। कराची का एडमिनिस्ट्रेटिव मसला बड़ा वाज़ेह है कि कराची को एक मेयर जो है कि अंडर नहीं है शहर में मुख्तलिफ सिविक एजेंसीज़ हैं जिनके हेड्स जो हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। मेयर DHA के मामले में कुछ नहीं कर सकता, कैंटोनमेंट के मामले में कुछ नहीं कर सकता, और ये कॉन्फ्लिक्ट हमारा रहता है। कोई इस इशू को एड्रेस करने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी इसको सियासी अंदाज में लेती है। जब कभी विफाक से कोई बातें आती हैं तो पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध उसका मैसेज दूसरी तरीके से देती है। पीपल्स पार्टी को ये समझने की ज़रूरत है कि ये शहर था जहाँ पीपल्स पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक था। पीपल्स पार्टी के 70 के इलेक्शन में 8 MPs थे कराची से, 2-3 MNAs थे। 79 में उनका मेयर मुंतखब होने वाला था अगर 2 काउंसलर अगवा ना होते। उनका डिप्टी मेयर मुंतखब हुआ। 83 में उनका डिप्टी मेयर मुंतखब हुआ। लेकिन कराची के बारे में पीपल्स पार्टी का जो पर्सपेक्टिव है उससे प्रॉब्लम है। आज भी आप देखें, चाहे वो विफाकी हुकूमत का एक इश्तिहार हो, वहाँ जब ये इश्तिहार में लिखा जाएगा कि कराची के डोमिसाइल वाले अप्लाई ना करें, तो इसका आप क्या समझते हैं कि कराची वाला उसको किस तरीके से ले? जब आप कभी ये बात करते हैं कि कराची, हैदराबाद और सक्खर के लोग अप्लाई ना करें, तो उसको एक शहर वाला उसको किस अंदाज में ले? जब आप ये फैसला करते हैं कि 1 ग्रेड से लेके 15 ग्रेड तक के लोग जो मकामी, जो कानूनी तौर पे मकामी भर्तियां होनी चाहिए, जब उनकी वायलेशन सिंध गवर्नमेंट करेगी तो कराची में बैठे हुए लोग उसका क्या मैसेज लें? तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि गटर ठीक करना, गटर में जो ढकने रखना, एक काउंसलर के पास आज ये इख्तियार नहीं है कि वो गटर का ढक्कन तब्दील कर सके। तो आपने बिल्कुल जो है लोकल बॉडीज़ को क्रिपल कर दिया 2013 के उस एक्ट के तहत। इसकी ज़रूरत नहीं थी। पीपल्स पार्टी ने बड़े अच्छे उर्दू स्पीकिंग 70s में जमीलुद्दीन आली, हकीम सईद, अकबर लियाकत, ये सारे लोग पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रहे हैं। उसमें पीपल्स पार्टी कराची को विन ओवर कर सकती है, कराची के बल्दियाती इदारों को मजबूत करके। ये ना विफाकी हुकूमत का काम है ना किसी और हुकूमत का काम है। लेकिन पीपल्स पार्टी अगर ये सब चीज़ें नहीं करेगी, उसको पावर्स को यूजर्व करेगी, चाहे वो आप असेंबली की मेजॉरिटी के तहत कर लें, 2013 के एक्ट के थ्रू कर लें या अदरवाइज कर लें, तो ये आप मैसेज कराची सिंध का दारुल खिलाफा है। कराची में 2.5-3 करोड़ लोग रहते हैं।
उनके और इसमें लेकिन मजहर भाई कराची वालों ने तो पीटीआई को वोट दिया है ना, तो जो पीटीआई के एमएनएज हैं वो कम से कम उतनी डेवलपमेंट तो कर सकते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हवाले से। नहीं कर सकते। देखिए उसमें भी मेरी बात हुई थी पीटीआई के एमएनएज से, उनको मेरा ख्याल है 10 से 15 करोड़ रुपए फी एमएनएज मिले भी हैं। कराची में 14 एमएनएज हैं पीटीआई के, कोई 22 एमपीएज हैं, और उनको वो किसी हद तक वो कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, उस काम की पब्लिसिटी नहीं हो रही, वो काम किस तरह हो रहा है वो नहीं समझ में आता। लेकिन ये भी अगर आप फर्ज करें एनडीएमए से आपने कराची के 3 बड़े नाले साफ करवा लिए, 512 छोटे नाले साफ करवा लिए, इससे कराची का मसला हल नहीं होगा। एक टेम्पररी रिलीफ जरूर मिल जाएगा, लेकिन बुनियादी मसला हल नहीं होगा। बुनियादी मसला इसी तरह हल होगा कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ के 2-3 दिन बैठें और इस चीज़ पे एग्री करवाएं सिंध गवर्नमेंट को। मेरा ख्याल है सिंध गवर्नमेंट इस चीज़ पे एग्री कर सकती है कि डीएचए, कैंटोनमेंट, केपीटी, ये सब जो है अंडर वन मेयर हों। इस पे कन्विंस करना पड़ेगा। अगर पीपल्स पार्टी इससे बैकआउट करती है तो आप मुझे बताएं कि कराची वाले फिर क्या करें। यानी आप लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करने को तैयार नहीं हैं, आप यहाँ की रिसोर्सेज को वो नहीं करते। 10 साल में अगर सिंध का मिनिस्टर ये कहे कि हमने 10 बसें दी हैं, तो इस पर कौन क्या कहे। यानी इस शहर को अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दे सकते, इस शहर को अगर आप सर्कुलर रेलवे नहीं दे सकते, इस शहर में अगर आप जो इनक्रोच सड़कें हैं उनको वसी नहीं कर सकते, इस शहर में अगर आप इन माफियाज को, पार्किंग माफिया से लेके तमाम माफियाज को, और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, ये वो नहीं है कि जिसमें आपको कानून साजी की ज़रूरत हो, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मैसिव करप्शन जो है वो हर्डल बन रही है। लेकिन एक दूसरा सवाल जो सियासी सवाल है, अंदरूने सिंध पाकिस्तान की कौन सी सियासी जमात जाके काम कर रही है? आप मुझे बताएं कि किसने पीपल्स पार्टी को अंदरूने सिंध जाके चैलेंज किया है? तहरीक इंसाफ 24 साल से सियासत कर रही है इस मुल्क में। बताइए कि सिंध के अंदर जाके उन्होंने कौन सी सियासत की है? लोगों को कन्विंस करें, लोगों को कहें पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पे जो है वो, अगर आपने सियासी मुकाबला करना है तो सियासी मुकाबला करें पीपल्स पार्टी का। यही पुराने जो स्पॉइल्ड एग्स हैं कि जिसमें कभी आपने फंक्शनल मुस्लिम लीग के थ्रू, कभी आपने जीडीए के थ्रू कोशिश की कि जी इस तरीके से पीपल्स पार्टी को उठा के फेंक दिया जाए, उससे पीपल्स पार्टी कमज़ोर नहीं होगी, उससे पीपल्स पार्टी मजबूत होगी। जब भी विफाकी सतह पे आप कोई एक्शन करने की कोशिश करेंगे, आप सिंध और ख़ास तौर पे कराची का मसला हल नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये दबाव डालना पड़ेगा, ये प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी इस मसले को एड्रेस करे, और उन्हें करना चाहिए। ठीक, बिल्कुल मज़हर साहब, बिल्कुल। अच्छा, सॉरी मज़हर साहब, आपकी बात काट रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं और फिर वक्फे के बाद थोड़ी सी बात करेंगे मईशत के बारे में। वेलकम बैक जी। अच्छा, अब 2 साल हो गए हैं पीटीआई की हुकूमत को, और हम चाहें तो हम सियासत पर मज़ीद बात कर सकते हैं, हम चाहें तो हम रिफॉर्म्स पर भी मज़ीद बात कर सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा? क्योंकि अगर हम बुनियादी बात करें तो जब तक आपकी इकॉनमी सही नहीं चल रही तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने का कोई इतना फ़ायदा नहीं होता, एटलीस्ट आवाम के लिए। आई मीन असद उमर साहब ने ख़ुद मान लिया कि महंगाई बहुत कंट्रोल में ना आ सकी, और ख़ास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ फूड इन्फ्लेशन की। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मईशत में सारी ही बुरी ख़बरें आ रही हैं। एक पिछले हफ्ते एक काम हुआ है जो काफ़ी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इससे पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा हो सकता है। कैसे हो सकता है, कब होगा, इस पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमार हबीब खान। ही इज़ एन एनर्जी इकोनॉमिस्ट, और मैं बात कर रहा हूँ IPPs के बारे में, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, जिनके साथ अभी एक नई रीनेगोशिएशन हुई है। तो अमार, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थोड़ा सा आप हमें आसान अल्फाज में समझा सकते हैं कि क्या हुआ है और इसका क्या फ़ायदा है? थैंक यू ज़रार। मैं बहुत ही आसान अल्फाज में समझाऊंगा कि जी एग्जैक्टली हुआ क्या है IPPs के साथ। बेसिकली पाकिस्तान में आपको पता है कि पिछले कोई 20 साल से लोड शेडिंग का एक शदीद इशू है, एक मसला हमेशा से रहा है। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जो भी हुकूमत आती है वो कहती है कि जी आप पावर प्लांट लगा लें।
अच्छा, कोई पावर प्लांट की एक महंगी इन्वेस्टमेंट होती है और उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो कोई भी इन्वेस्टर हो वो कहता है कि जी अगर मैं आके पावर प्लांट लगाऊंगा, आप मुझसे बोलते हैं कि जी पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, आप पैक करें और चले जाएं, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए हुकूमत कहती है चले ठीक है आप यहाँ पे आए हैं तो हम आपको एक रेट ऑफ रिटर्न जो है वो एक गारंटी करते हैं। वो इन्वेस्टर कहता है जी ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि एक पावर प्लांट है वो तकरीबन लेट्स से के $100 मिलियन का लगेगा। $100 मिलियन इन्वेस्टर अपने पैसे आके लगा देता है। हुकूमत पाकिस्तान उससे वादा करती है कि जी हम आपसे ये बिजली खरीदेंगे, अगर नहीं खरीदेंगे तो आपको जो कम से कम रिटर्न है वो हम आपको साल ब साल देते रहेंगे। तो कुछ केसेस ज़रार ऐसे भी हुए हैं कि पावर प्लांट जो है वो चल नहीं रहा है मगर जो इन्वेस्टर है उनके पास पैसे जा रहे हैं। बहुत अच्छा, ये बातें अच्छी लगती हैं जब वो बिजली मगर आपके पास बहुत सारी आ गई। अब बहुत सारी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी आई और वो ये जो बिजली है ये बहुत महंगी है, तो लोग वैसे ही बिजली अब कम इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिजली की डिमांड नहीं है पाकिस्तान में, मसला ये है कि बिजली महंगी बहुत है। आप और मैं घर में भी अगर एयर कंडीशनर चलाते हैं या लाइटें भी एक्सेस चलाते हैं तो कोई ना कोई आगे कहता है कि जी लाइटें बंद कर दो, बिजली महंगी है। वो इसीलिए महंगी है क्योंकि आपको जो है वो इन्वेस्टर को कुछ ना कुछ एक पैसे देने पड़ रहे हैं, गारंटीड रिटर्न, चाहे बिजली बने या ना बने। हुकूमत पाकिस्तान ने एक, आपको पता होगा आज से कोई 4 से 6 महीने पहले IPPs के ऊपर बड़ी धमाकेदार रिपोर्ट आई थी। उसमें बोला कि जी IPPs ने इतने कोई एक्सेस प्रॉफिट्स बनाए, बहुत सारे उन्होंने चोरी चकारी करी, करप्शन करी। वो आई और वो रिपोर्ट का कुछ हुआ, फिर वो कहानी टल गई, ख़त्म हो गई। मगर उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि करप्शन और एक्सेस प्रॉफिट्स पे तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि साफ सी बात है वो जो भी चीज़ें थी वो कॉन्ट्रैक्चुअल थी सारी, हुकूमत पाकिस्तान ने एग्री करी थी। हुकूमत पाकिस्तान IPPs के साथ टेबल पे बैठी, उन्होंने बोला कि यार देखें, हमसे पहले जो हुकूमतें थीं उन्होंने 18% आपसे वादा करा था कि हम डॉलर में 18% का रिटर्न देंगे। यानी अगर मैं $100 मिलियन इन्वेस्ट करता हूँ आज से 5 साल पहले, तो हुकूमत पाकिस्तान कहती है अब 18% डॉलर के हिसाब से रिटर्न ले जाएं। अब मुझे और आपको, हम सबको पता है कि डॉलर हर साल जो है 6 या 7% के हिसाब से महंगा हो जाता है। तो टोटल रिटर्न मेरे एज एन इन्वेस्टर होता है वो 25% हो मेरे लिए। मैं तो कहता हूँ यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे अच्छा रिटर्न दुनिया में और कहाँ पे मिलेगा। दूसरा इसका मसला ये होता है कि जो आप बिजली बेचते हैं, बिजली आप बेचते हैं पाकिस्तानी रुपए में, इन्वेस्टर को आप पैसे देते हैं डॉलर में, तो उससे जो है एक गैप बहुत बड़ा क्रिएट हो जाता है। ये जो गैप क्रिएट होता है इसकी वजह से जो एक क्लासिक सर्कुलर डेट का इशू है वो भी सामने आ जाता है। बहुत सारी और चीज़ें जिसकी वजह से सर्कुलर डेट होता है, मगर रिटर्न ऑन इक्विटी जो है दिस इज अ मेजर इशू। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान IPPs के साथ बैठी, उन्होंने बोला कि जी देखें, अगर आप हमारे साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे, दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग कि ऐसा सिमुलेट हुआ होगा, तो हुकूमत के पास भी इतने पैसे नहीं होंगे कि आपको अगले 25 साल तक, अगले 15 साल तक पेमेंट कर सके, ना ही आवाम के पास इतने पैसे होंगे कि वो बिजली खरीद सके। तो बेहतर यही है कि हम थोड़ा सा एक रेट नेगोशिएट कर लें, थोड़ा सा कम रेट कर लें कि जिसमें आपको भी पैसे मिल जाएं, इन्वेस्टर को भी, और हुकूमत और आवाम के ऊपर भी ज़्यादा बोझ ना आए। उसकी बदौलत अब ये हुआ है कि जो 2002 के या 2008 के जो IPPs लगे हुए थे, वो जो डॉलर से जो लिंक थी जिनके रिटर्न, वो उन्होंने बोला कि जी हम फिक्स कर देते हैं कोई 15 से 17% के दरमियान, यानी कि हर साल उनको 15% का एक मुनाफा मिल जाएगा। उन्होंने वैसे ही अब पिछले 10 साल में या 12 साल में काफ़ी पैसे ऑलरेडी बना लिए, अब वो कह रहे हैं कि यार आप 15% ले लें, यही बहुत। तो ये चीज़ जो है, आई वुड से दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट, आई वुड से वन ऑफ द मोर मटीरियल अचीवमेंट्स ऑफ दिस गवर्नमेंट, क्योंकि इससे एक्चुअली पैसा बचता हुआ नजर आ रहा है। ये वो चीज़ नहीं है कि जिससे जो है कोई पोस्टर लगा दिया, बट दिस इज एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्ट विच विल होपफुली बी डन। देखते हैं इसमें आगे जाके चीजें क्या, मतलब कि ये हैशटैग तक महदूद नहीं है, ये एक्चुअली एक रियल चीज़ है, अब यही कह लें अमार जी। लेकिन अमार रियल चीज़ है। और अमार मुझे ये सॉरी, मैं अमार, क्या IPPs एग्री कर गई हैं इसके ऊपर, या क्योंकि मैंने ये भी बात सुनी है कि उन्होंने कहा कि अगर दबाव डालेंगे तो वी कैन गो इनटू इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, और मेरे ख्याल में किसी भी पाकिस्तानी हुकूमत का इस बारे में रिकॉर्ड को अच्छा नहीं है। आई थिंक कोशिश इसमें यही करी जा रही है कि आर्बिट्रेशन में ना ही जाएं, क्योंकि IPPs को भी पता है कि अगर हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे पैसे वैसे कुछ नहीं निकलेंगे, टाइम और ज़ाया होगा। तो बजाय इसके कि आप आर्बिट्रेशन में जाएं और 10 साल तक वो केस रिजॉल्व ना हो, आप अभी 15% ले लें और आगे पैसे उसको बना लें। सो आई थिंक दिस इज द थॉट प्रोसेस जो कि चल रहा है, एंड दैट इज अ वेरी प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस कि यार आगे बढ़ने की बात करें, पीछे जो हो गया सो हो गया। ये जी कि पुरानी हुकूमत ने यही करा, नई हुकूमत ने यही करा, लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस एंड रिजॉल्व दिस इशू एट हैंड।
अच्छा, इसमें आगे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत एक अहम चीज़ इसमें हुई है, वो ये है कि एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि यार ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि रीनेगोशिएट हो सकते हैं, हुकूमत जाके कीमत अपनी कम करवा सकती है जो रिटर्न की है। वो अब देखते हैं कि वेदर ये चीज़ें सीपेक के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिटर्न पे हैं, 18% पे हैं, कुछ 17% पे हैं इन डॉलर्स। क्या हुकूमत ये इन प्रोजेक्ट्स की रिटर्न को रीनेगोशिएट कर पाएगी? दैट इज़ द क्रिटिकल क्वेश्चन, क्योंकि जो आगे जाके सॉरी अमार, आपकी बात काट रहा हूँ। वैसे तो अभी और भी बहुत सवाल थे, अब पोस्ट कोरोना इकोनॉमी पे भी बात करनी थी, लेकिन वक्त हमेशा कम ही होता है। तो आज के लिए इतना ही नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।